हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। उनका क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे उनकी डिस्कवरी की गई थी, वो सब चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो जितनी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये मेरा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लेक्चर नंबर 1 प्लीज़ आप एक बार जाकर के देख लीजिएगा। तो जितने भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। जितने भी हार्मोन हम सबकी डिस्कवरी जो है सेरेंडिपिटली हुई थी, मतलब कि अचानक से हुई थी, ऐसे कुछ सोच समझ के नहीं की गई थी। और हमारे पास टोटल 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यू कैन सी हियर, मैं कंपैरेटिव चार्ट मैंने आपको आपके सामने बनाया है। सबसे पहले ऑक्सिन जो है इनकी डिस्कवरी की थी एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। जो जिब्रेलिन है इनकी डिस्कवरी हुई थी बेसिकली ई कुरोसावा ने इनकी डिस्कवरी की थी 1926 में। याबुता एंड सुमुकी के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता है। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की थी स्कूग एंड मिलर ने। एंड एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी जो है, एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी का क्रेडिट किसी को नहीं जाता, रीज़न बताऊंगी। और फाइनली इथाइलिन की जो डिस्कवरी हुई थी वो की थी कजन ने। तो चलिए सबसे पहले डिस्कवरी में ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा था ना कि कैनरी ग्रास एक मॉडल लिया गया था। उसके ऊपर चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन दोनों जो बाप बेटा थे वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कैनरी ग्रास का जब आप टिप काट देते हो और उसको आप अलग से रख दो, है ना, टिप काट करके आप उसको अलग से रख दो, तो उसमें से जो भी हार्मोन है या जो भी केमिकल है वो रिलीज होकर के अगार के ब्लॉक पे आ जाएगा। अब आप उस अगार के ब्लॉक को उठा करके वापस अगर उस कैनरी ग्रास के उसी पोर्शन पे रख देते हो जहाँ से आपने इसको कट किया था, तो आप देखोगे कि ग्रोथ होने लग गई है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे लाइट को भी देखो। उन्होंने सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया कि जो आपका कैनरी ग्रास था उसका टिप काट दिया, इसको डिकैपिटेटेड कर दिया। टिप काटने के बाद उसको अगार के ब्लॉक पे सजा दिया और अब देखा कि जो ये अगार के ब्लॉक हैं इस टिप से कुछ ना कुछ हार्मोन या कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो टिप जब वापस रखा गया इस कैनरी ग्रास के ऊपर, तो इसमें ग्रोथ देखी गई। जब लाइट इसके ऊपर डाली गई, एक सिंगल लाइट ल्यूमिनेटेड इसको जब किया गया, तो उस कंडीशन में इन्होंने देखा कि यहाँ पे पहली बात तो ग्रोथ हुई है और दूसरी चीज़ बेंडिंग हुई है। बेंडिंग कैसे हुई? मान लीजिए, ये इसकी बात कर रही हूँ, सपोज ये मेरा टिप है जो सीधा जा रहा था, ये प्लांट टिप है जो सीधा जा रहा था, लेकिन इसमें इधर भी बराबर ऑक्सीजन बन रहा था और इधर भी बराबर ऑक्सीजन बन रहा था, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको लाइट यहाँ से देनी शुरू कर दी। इस डायरेक्शन से मैं इस पर लाइट डाल रही हूँ, मतलब इस डायरेक्शन को लाइट नहीं दे रही हूँ, इस डायरेक्शन से कंप्लीटली मैं इस पर लाइट डाल रही हूँ। तो होगा क्या, इधर ऑक्सीजन, जो इधर वाला जो ऑक्सीजन है वो सारा का सारा यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो लाइट को रिपेल करने की कोशिश करता है, लाइट से दूर जाने की कोशिश करता है। तो इधर वाला सारा ऑक्सीजन कहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया है, दूसरी जगह पर जाकर के एक्यूमुलेट हो गया। और आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो इस साइड की ग्रोथ ज़्यादा होने लग गई और इस साइड की ग्रोथ, जहाँ पे लाइट आ रही थी, जहाँ से लाइट आ रही थी उस साइड की ग्रोथ कम होगी। तो यहाँ से ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, ये बेसिकली आपका मूव करने लगेगा, है ना। तो इन्होंने यही चीज़ देखी कि बेंडिंग होने लग जाएगी। बेंडिंग होने का मतलब है कि फाइनली ऐसे बात कर लो, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कम लाइट, यहाँ पे आपके पास ज़्यादा लाइट थी, यहाँ पे कम लाइट थी, है ना। तो कम लाइट में ज़्यादा ऑक्सीजन बना, तो ये इस तरीके से इसकी ये वाली ब्रांच बड़ी हो जाएगी और ये वाली ब्रांच छोटी हो जाएगी। तो ये बेंडिंग हो जाएगा, किसकी तरफ बेंड हो जाएगा, लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। तो इन्होंने यही देखा था कि द टिप शोज फोटोट्रॉपिज्म, यानी फोटो यानी लाइट की तरफ क्या हो गया, उसका मूवमेंट हो गया है, क्योंकि मोर ऑक्सीजन जो होता है वो शेडी एरियाज के अंदर होता है। तो इन्होंने तो काम किया था कैनरी ग्रास के ऊपर, लेकिन दूसरे जो साइंटिस्ट थे, एक्चुअल में इनको डिस्कवरी का क्रेडिट नहीं जाता है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन को। इनकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है एफ.डब्ल्यू. वेंट को। उन्होंने किस पे काम किया था, ओट की टिप के ऊपर उन्होंने काम किया था। सेम काम उन्होंने देखा था कि जो बेंडिंग पैटर्न है वो लाइट की तरफ हो जाता है ड्यू टू मोर ऑक्सीजन अपोजिट टू द लाइट। जिब्रेलिन जो है, इसकी खास बात ये थी कि वहाँ पे ना एक बीमारी हो रही थी। जो राइस होते हैं ना, राइस के प्लांट, उनके अंदर एक बीमारी हो गई थी। उस बीमारी में क्या होता था कि जो इंटरनोड होते थे राइस के प्लांट के, वो काफ़ी ग्रो कर जाते थे, जिसकी वजह से प्लांट बहुत हाइट अटेन कर लेता था और वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता था, पेल हो जाता था और इसकी वजह से वो गिरने लग गया था। बट ऐसा हुआ क्यों था, इट वॉज ड्यू टू अ फंगस जिसको आप बोलते हो जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो ई कुरोसावा ने देखा कि जो बीमारी फैल रही है
है इस प्लांट के अंदर, इसको हम बोलते हैं बकाने डिजीज बोल देते हैं, या फिर इसको फुलिश सीडलिंग डिजीज भी बोला जाता है। इसको 1926 में उन्होंने डिस्कवर किया था, ये जो फंगस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी राइस के अंदर, और उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, इसका नाम उन्होंने दिया था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो बेसिकली ये क्या था, ये आपका एक काइंड ऑफ जिब्रेलिक एसिड था, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाद में इस केमिकल को जब डिस्कवर किया गया तो पाया गया ये ऑक्सिन है, सेम यहाँ पे उस फंगस के अंदर जो देखा गया, जो केमिकल देखा गया, दैट वाज जिब्रेला। उसके अलावा स्कुग एंड मिलर की बात करते हैं। आज भी लैब के अंदर इनका जो मीडिया है वो यूज़ किया जाता है, MS मीडिया करके यूज़ किया जाता है। इन्होंने क्या किया था, एक मीडिया तैयार किया और उस मीडिया के अंदर प्लांट ग्रो करने के लिए रख दिया। तो देखा गया कि 2 रेशो चेक किए गए। एक केमिकल जो है साइटोकाइनिन, वो डिस्कवर किया था इन्होंने इसके थ्रू। इन्होंने कहा कि अगर आप एक केमिकल ऑक्सिन को रख देते हो और साइटोकाइनिन को रख देते हो, तो जो सीड है वो डिपेंड करता है, उसकी रूट पहले आएगी या शूट पहले आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो कैलस जो होता है, कैलस इज बेसिकली व्हाट इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसको आप क्या बोलते हो, कैलस बोलते हो। तो उन्होंने टोबैको के अंदर देखा कि जो डिफरेंशिएटेड कैलस है, अनडिफरेंशिएटेड कैलस है, उसको डिफरेंशिएटेड करने के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ज़्यादा ऑक्सिन होगा तो उस कैलस में टोबैको के लिए पहले रूट बनेगी, और अगर ज़्यादा साइटोकाइनिन होगा तो पहले सूट बनेगा, यानी पहले स्टेम बनेगा। तो साइटोकाइनिन स्टेम को प्रमोट करता है। इन्होंने किससे निकाला था उसको, ऑक्सिन को सप्लीमेंट किया था ओनली व्हेन इन्होंने देखा था कि जो टोबैको का कैलस होता है वो खुद को सिर्फ तब डिफरेंशिएट कर पाता है जब उसको ऑक्सिन दे दो और साथ में आप उसको यीस्ट का एक्सट्रैक्ट दे दो, कोकोनट मिल्क दे दो, DNA दे दो, वस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट दे दो। बाद में उनको ये पता चला कि इन सब के अंदर DNA के अंदर एक्चुअली होता क्या है, काइनेटीन होता है। तो काइनेटीन जो है वो भी इनको मिला, और बाद में जी मेज, जिसको हम मेज कहते हैं बेसिकली, जिया मेज, तो वहाँ से इन्होंने सिंथेटिक हार्मोन की डिस्कवरी की थी, जिसको आप बोलते हो जिएटिन बोला जाता है इसको, ZEATIN, जिएटिन, ठीक है। काइनेटिन जो था वो कैसा था, नेचुरल नहीं था, वो सिंथेटिक था। तो इन्होंने बेसिकली ये देखा कि सेल डिवीजन कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, टोबैको के कैलस के अंदर साइटोकाइनिन, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था, साइटोकाइनिन। और ये मीडिया आज भी बहुत यूज़ किया जाता है, MS मीडिया। एब्सिसिक एसिड का क्या काम था, एक्चुअली 3 अलग अलग साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे थे, पर तीनों अलग अलग जगह से काम कर रहे थे। वो वॉर हो रही थी उस टाइम पे, एंड 1960s के अराउंड। तो उस टाइम पर तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन तीनों जो केमिकल डिस्कवर कर रहे थे उन सबका, तीनों का काम एक ही था, डोरमेंसी को इन्हेंस कर देना, सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करना, ठीक है। तो इसीलिए तीनों डिस्कवरर ने इनका अलग अलग नाम दिया। किसी ने इसको इनहिबिटर B बोला, किसी ने इसको एब्सिसन 2 बोला, किसी ने इसको डॉर्मिन बोला, लेकिन फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि इसका एक ही केमिकल नेचर है, वो है बेसिकली एक ऐसा नेचर जो डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया, एब्सिसिक एसिड रख दिया गया। इसका क्रेडिट किसी को नहीं जाता है। फाइनली कज़न आए, कज़न्स ने सिंपल सा बताया कि अगर आप, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत सिंपल था। इन्होंने कहा कि अगर आप पके हुए संतरे, ऑरेंजेस को, अगर पके हुए ऑरेंजेस को आप कच्चे बनानास के साथ रख देते हो, तो जो बनाना है वो भी क्या हो जाएंगे, राइपन हो जाएंगे। इसका मतलब देयर आर सम वॉलेटाइल सब्सटेंस इन द ऑरेंजेस, जो कि निकल के बाहर किस पे एक्ट कर रहा है, आपके बनाना के ऊपर एक्ट कर रहा है और बनाना को भी राइपन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कुछ और स्टेटमेंट दी गई कि जो ऑक्सिन होता है इट एक्ट एज अ प्रमोटर, अगेन जिब्रेलिन भी प्रमोटर की तरह काम करता है, साइटोकाइनिन भी प्रमोटर की तरह एक्ट करता है, और जो एब्सिसिक एसिड होता है वो इनहिबिटर की तरह काम करता है, वो सारी एक्टिविटीज को रोक देगा। और इथाइलिन जो होगा वो दोनों की तरह काम करता है, जैसे कि वो इनहिबिटर की तरह भी काम करता है और एक्टिवेटर यानी प्रमोटर की तरह भी बिहेव करता है, बट लार्जली वो किसकी तरह बिहेव करता है, लार्जली वो एक इनहिबिटर की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है। ज़्यादातर इथाइलिन को आप एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करते हो। अब आ जाइए बायोएसे। बायोएसे का मतलब होता है कि आप किस हार्मोन की कितनी कंसंट्रेशन दोगे और उतनी सी कंसंट्रेशन पर उस प्लांट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। सपोज मैं आपको बोल दूं कि ऑक्सीजन मैंने थोड़ा दिया, तो ऑक्सीजन का क्या क्या इम्पैक्ट आएगा उस प्लांट के ऊपर, और अगर मैं कह दूं आपको कि ऑक्सीजन मैंने ज़्यादा दे दिया, तब ऑक्सीजन का क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है प्लांट के ऊपर। तो दैट इज द कंसंट्रेशन विच डिसाइड कि आपके प्लांट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं। तो बायोएसे क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स done to find out what concentration of hormone causes what effect on the plant, right?
ऑक्सिन के लिए तो सिंपल सा टेस्ट किया गया था, दैट वाज अ वीना कर्वेचर टेस्ट। वही है कोलियोप्टाइल टिप, कोलियोप्टाइल टेस्ट हम इसको बोल देते हैं, जो कि बताता है कि फोटोट्रोपिज्म भी आपका ऑक्सिन की वजह से ही होता है। अगर प्लांट में कहीं पे बेंडिंग हो रही है, प्लांट के अंदर अगर कहीं पे भी बेंडिंग हो रही है टुवर्ड्स सनलाइट, तो वो किस वजह से है, दैट इज ओनली ड्यू टू ऑक्सिन। दूसरा किया गया था कि रूट की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिशन करता है। ये टेस्ट किया गया था कि रूट को बनाने तो लग जाता है ऑक्सिन, लेकिन रूट की ग्रोथ नहीं कराता। रूट को बनवा तो लेता है लेकिन रूट की ग्रोथ नहीं करवाता है, ठीक है। जिब्रेलिन के लिए किया गया था। जिब्रेलिन मेनली जो काम करता है वो इंटरनोड के ऊपर काम करता है, इंटरनोड को बढ़ा देता है, इलोंगेट कर देता है। तो इसके लिए 2 टेस्ट किए गए थे, एक था ड्वार्फ पी टेस्ट जो छोटा पी का प्लांट है, और मेज टेस्ट इनके ऊपर किया गया था इंटरनोड की एक्टिविटी को चेक करने के लिए वो कैसे इंक्रीज होती है। और दूसरा किया गया था कि बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट हम इसको बोल देते हैं। इसमें ये देखा गया कि जो सीड अभी जर्मिनेट नहीं करे हैं, जो सॉइल के अंदर हैं, उनको जर्मिनेट कराने के लिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है जो उनके अंदर है। सीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट रखा हुआ है लेकिन वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटा नहीं है, इसीलिए सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा। तो जो बेसिकली जिब्रेलिन होता है वो क्या करता है, वो सीड के अंदर एमाइलेज नाम के एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो सीड क्या करने लग जाता है, जर्मिनेट करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट छोटी फॉर्म में मिलने लग जाता है, टूट जाता है कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू एमाइलेज, तो उसको वो मिलने लग जाता है, इसी वजह से वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। साइटोकाइनिन की बात करें तो उसके लिए 2 टेस्ट किए गए थे। एक तो टोबैको पिथ कल्चर पिथ सेल डिवीजन टेस्ट, जिसमें ये देखा था कि ऑक्सीजन ज़्यादा दे दोगे तो रूट बन जाएगी टोबैको की, और अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा दे दोगे तो शूट बन जाएगा। और दूसरा किया गया था एक क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन या रिटेंशन टेस्ट, तो आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो। एब्सिसिक एसिड के लिए जो किए गए थे टेस्ट, दैट वाज द कोटन एंड बी एक्सप्लांट टेस्ट, और एक किया गया था जस्ट अपोजिट टू जिब्रेलिक एसिड। इसमें ये देखा गया था कि जैसे सीड को जर्मिनेट होने के लिए जिब्रेलिक एसिड इंपॉर्टेंट होता है, वैसे सीड को जर्मिनेट ना होने के लिए, यानी कि आप उसको रोकना चाहते हो, यू डोंट वांट कि आपका सीड अभी जर्मिनेट करे बिकॉज द कंडीशंस आर नॉट गुड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो उस कंडीशन में आपका जो एब्सिसिक एसिड है वो एक्शन में आ जाता है, और वो क्या करता है, वो सीड को जर्मिनेट होने से रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो आपका अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी को रोक देता है, ठीक है। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन का बहुत सिंपल सा था, ट्रिपल पी रिस्पॉन्स। इन्होंने कहा था कि सपोज बाहर की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गंदी है, आप उस टाइम पे अपने सीड को ग्रो नहीं करा सकते, तो आप एक काम करो, ट्रिपल पी रिस्पॉन्स वाला एक एक्सपेरिमेंट जो इसमें किया गया, इसमें ये बताया गया कि जो सीड होता है वो स्ट्रेस कंडीशंस में क्या करता है, सबसे पहली बात तो वो एपिकल हुक का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि इस तरीके से स्ट्रेट हो जाता है, अभी ये सॉइल के अंदर ही है। और दूसरा फिर वो स्वेलिंग करेगा थोड़ी सी, और तीसरा फिर वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होने लग जाती है सीडलिंग की। तो बेसिकली सॉइल के अंदर रह के ही वो ग्रो करने लग जाता है ताकि वो स्ट्रेस कंडीशंस में खुद को बचा सके, ठीक है। देर आर सम प्रिकर्सर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रिकर्सर्स होते हैं हर एक हार्मोन के, जो ये बताते हैं कि इनसे आगे जाकर के हार्मोन बनने वाला है। जैसे कि ऑक्सिन के लिए प्रिकर्सर क्या है, बेसिकली दे आर द केमिकल दैट फॉर्म द हार्मोन, ठीक है। तो ये इनकी इनएक्टिव फॉर्म होती है जो इसको एक्टिव बना देती है। प्रिकर्सर जैसे ट्रिप्टोफैन को जिंक की ट्रिप्टोफैन जो होता है वो बाद में जाकर के ऑक्सिन बनवाता है, इट इज़ अ अमीनो एसिड, एंड इसको एक्टिवेशन के लिए जिंक की ज़रूरत होती है। जिब्रेलिन के लिए जो आपका प्रमोटर होता है दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि एंटरेंट मॉलिक्यूल है क्रैब्स साइकिल के अंदर, तो वही क्या बनाता है, जिब्रेलिन भी बनाता है। GA3 यहाँ पे टर्पिन जो है वो भी समटाइम क्या करते हैं, एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जिब्रेलिन। उसके अलावा साइटोकाइनिन अगर बनवाना हो तो साइटोकाइनिन के लिए देर आर लॉट ऑफ एडेनिन डेरिवेटिव मॉडिफाइड प्यूरिन्स होते हैं, जैसे N6 फर्फ्यूराइल अमीनो प्यूरिन। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपका साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर होता है, इसको बनाने में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड के लिए बहुत सारे कलर्ड पिगमेंट, फॉर एग्जांपल वायोलाजेंथिन हो गया, विच इज़ बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स, तो ये काम करते हैं। तो इसी तरीके से थायलिन के लिए क्या होता है, मिथियोनिन होता है विच एक्ट एज अ प्रीकर्सर, ठीक है। उसके बाद देर आर लॉट ऑफ टाइप्स। ऑक्सिन के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि कुछ ओरिजिनल या फिर बोल दीजिए नेचुरल टाइप होते हैं, कुछ होते हैं सिंथेटिक टाइप। तो नेचुरल टाइप में इसके इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड हो गया, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड हो गया, तो ये दोनों क्या है, दीज आर द नेचुरल ऑक्सिन। और इसी तरीके से देर आर सम सिंथेटिक ऑक्सिन, फॉर एग्जाम्पल 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो गया, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो गया, नैप्थलीन एसिटिक एसिड हो गया। तो फुल फॉर्म इनकी लिख लेना, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और NaA का मतलब होता है नैप्थलीन एसिटिक एसिड।
दीज आर द सिंथेटिक ऑक्सिन। उसी तरीके से जिब्रेलिन के लिए अगर हम बात करें तो जिब्रेलिन की 100 से भी ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड आज के टाइम में पता है, बट उनमें से GA3, GA2, GA3, GA1, GA2, GA3 इस तरीके से आपको 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन पता है, बट GA3 इज़ अ मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो होता है GA3। उसके बाद साइटोकाइनिन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो काइनेटिन है वो सिंथेटिक है और जिएटिन जो है वो नेचुरल है, जीमेज से मिला था। जीमेज यानी मेज का जो प्लांट होता है उससे हमें जिएटिन मिला था, सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। काइनेटिन जो है वो हमारा एक हैरिंग फिश जो है उसके स्पर्म के डीएनए से हमें काइनेटिन मिला था, तो ये सिंथेटिक होता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड बात करें तो इसका कोई टाइप नहीं होता, काइंड ऑफ लाइक एब्सिसिक एसिड ही होता है। और इथाइलिन को आप दो फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, तो गैशियस फॉर्म में और एक एक्वस फॉर्म में। गैशियस फॉर्म में यूज़ करोगे तो इथाइलिन और एक्वस फॉर्म में यूज़ करोगे तो इथोफोन। ठीक है, इसको आप सीपा और भी दूसरे तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो, विच इज़ नॉट इन योर एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एम्फेसाइज दैट, राइट। चलिए फाइनली हम फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन बहुत ही ईजी से ही है, सिंपली समझते जाओ। पहली बात तो मैंने कहा कि ऑक्सिन हो, जिब्रेलिन हो, साइटोकाइनिन हो, तीनों ही बढ़िया प्रमोटर होते हैं। और जो एब्सिसिक एसिड होता है वो इनहिबिटर होता है, और इथाइलिन आपका दोनों की तरह एक्ट करता है, प्रमोटर भी और इनहिबिटर भी। बट ज़्यादातर वो किसकी तरह काम करता है, ज़्यादातर वो इनहिबिटर की तरह काम करता है। आप सपोज कर लीजिए फ्लावर में ये पूरा प्लांट आपके सामने बनाया है, तो इसके फंक्शन बताती हूँ ऑक्सिन के। पहली बात, रूट को देखोगे तो रूट को इनिशिएट कराता है, रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग। कुछ जगह पे आप स्टेम की कटिंग कर देते हो तो वहाँ पे रूट बनवानी होती है, तो सबसे पहले कौन काम करता है, यही काम करता है, रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग। ठीक है, उसके बाद रूट बनवा दी। रूट हेयर को नहीं बनवाता, रूट की ग्रोथ नहीं कराता, सिर्फ रूट को बनाने के लिए शुरू कर देता है, रूट इनिशिएशन। दूसरा यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ लोडिंग, यहाँ पे खाने को खाना जो होगा उसको यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होने देता, उसकी लोडिंग को क्या करता है, रोकता है। तीसरा यहाँ पे फ्रूट भी बनवाता है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के विदाउट ही फ्रूट बनते हैं। एक बात याद रखना, पार्थिनोकार्पी हम इसको बोलते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ लेकिन फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया है, इसको पार्थिनोकार्पी बोला जाता है। और पार्थिनोकार्पी ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन तीनों ही करवाते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन पार्थिनोकार्पी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक खास बात ये होती है कि ये एब्सिशन दो तरीके से करता है ऑक्सिन। अगर आपके पास बूढ़ी हो गई है कोई लीफ, ओल्ड हो गई है, मेच्योर हो गई है, उसका काम खत्म हो गया, तो ये इसको तो क्या कर देगा, एब्सिशन उसके अंदर करा देगा और ये गिर जाएगी लीफ। एब्सिशन का मतलब होता है फॉल ऑफ, यानी कि वो गिर जाना, खत्म हो जाना, है ना। और अगर अभी कोई छोटी लीफ है, नई लीफ है, तो उसमें ये क्या करेगा, एब्सिशन को रोकेगा। तो बेसिकली दो काम करेगा, एक तो बूढ़ी लीफ के अंदर एब्सिशन को प्रमोट करेगा और एक यंग लीफ के अंदर एब्सिशन को रोकने का काम करता है आपका ऑक्सिन। दूसरी चीज, फ्लावर को इनिशिएट कराता है, जैसे कि आई टोल्ड यू, फ्लावर को भी बनवाने का काम करेगा। फोटोट्रोपिज्म तो आपने देख ही लिया कि जब लाइट होती है उसकी तरफ बेंडिंग हो जाती है ड्यू टू मोर ऑक्सिन आउट फ्रॉम अदर साइड, राइट। उसके अलावा एपिकल डोमिनेंस, हमेशा याद रखना कि अगर आपको कोई स्टेम को एपिकली डोमिनेट कराना है, एपिकली बेसिकली एपिकली ऐसे मान लो कि सिर्फ हाइट में इंक्रीज कराना है आपको, उसकी ब्रांचेस को इंक्रीज नहीं करना है, तो आपकी एपिकल डोमिनेंस प्रमोट होगी। एपिकल सीधा सीधा चलना चाहिए, आपका जो प्लांट है वो सीधा चलना चाहिए, हाइट में बढ़ना चाहिए, तो इसको कौन प्रमोट करता है, ऑक्सिन। लेकिन वहीं पे लेटरल ब्रांचिंग को कौन प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन, थर्ड वाला साइटोकाइनिन। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है ऑक्सिन, ए से ए याद रखना, और लेटरल ब्रांचिंग को कौन प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन। तो दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये लेटरल ब्रांचिंग को रोकता है और एपिकल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है, ये वाला एपिकल ब्रांचिंग को रोकता है और लेटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है। तो बोथ एक्ट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दीज आर एंटागोनिस्टिक इन देयर फंक्शन एट सम पॉइंट, राइट। उसके अलावा ये क्या करता है, लीची में फ्लावर को इनिशिएट भी करता है। एज आई टोल्ड यू कि फ्लावर इनिशिएशन कराता है, तो किसके अंदर कराता है, लीची और पाइनएप्पल के अंदर ये फ्लावर इनिशिएशन कराता है। उसके अलावा वही चीज़ है कि सेल डिवीजन तो ये कराएगा ही, क्योंकि ग्रोथ करा रहा है, प्रमोटर है, एनलार्जमेंट भी कराता है, और ये सेलेक्टिव वीड किलर होता है। जितनी भी वीड होती हैं प्लांट के आसपास उनको रोक देता है, उनको बनने नहीं देता, खास करके डाइकोट प्लांट के अंदर। मोनोकोट में ये कोई रोल प्ले नहीं करता है वीड को रोकने के लिए। उसके अलावा टिश्यू कल्चर में अगर आप रख दोगे इसको, तो प्लांट की जो पहले रूट है वो बनेगी, अगर आपने ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में दिया है। जाइलम डिफरेंशिएशन में भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। और जो चाय पत्ती का बागान होता है, अगर उसके अंदर आपको एपिकल डोमिनेंस को रोकना है, तो आप क्या करो,
डायरेक्टली क्या करो, उसकी टिप को कट करते रहा करो। टिप कट करने से क्या होगा, टी प्लांटेशन के टाइम पे लेटरल ग्रोथ जो है वो प्रमोटेड हो जाएगी, एपिकल ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, जिब्रेलिन के फंक्शन देखते हैं। जिब्रेलिन जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये इंटर नोड की एक्टिविटी बहुत इन्हेंस कर देता है। इंटर नोड जो दो नोड के बीच में होता है पार्ट, उसको आप इंटर नोड बोलते हो, उसको बढ़ा देता है। तो सबसे पहले तो जिब्रेलिक एसिड जो है ये पानी को एंट्री दिलाता है और अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट कर देता है और इसके अंदर का जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़ करके खाना तैयार करवाने लग जाता है, जिसकी वजह से जो सीड है वो क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर देता है और अपनी डॉर्मेंसी को, जो उसने डॉर्मेंसी बना करके रखी हुई थी इनएक्टिव स्टेट में, उसको तोड़ देता है और अब वो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये सेम चीज़ है, फ्रूट के डेवलपमेंट को क्या करता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगेन पार्थिनोकार्पी जो है वो इन्हेंस करता है, फ्रूट का डेवलपमेंट कराता है। जैसे कि एप्पल एंड पियर में ये उनकी शेप को भी मेंटेन करके रखता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा कि मान लीजिए ये एक नोड है, ये एक नोड है, इनके बीच की इंटर नोड को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। इंटर नोड की ग्रोथ होते ही आपका यील्ड भी बढ़ने लग जाता है। जैसे अगर शुगर केन है, शुगर केन की हाइट छोटी होगी तो उसमें आपको यील्ड कम मिलेगा, बट अगर शुगर केन की हाइट बहुत बड़ी हो गई तो आपको यील्ड अच्छा खासा मिल जाएगा। तो वही चीज़ है कि इंटरनोड स्टेम इंटरनोड इलोंगेशन करा देता है, जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज हो जाती है शुगर केन की, और साथ में यील्ड भी 20 टन जो है पर एकड़ वो इंक्रीज हो जाता है। डिले सेनेसेंस, ये सेनेसेंस को प्रमोट नहीं करता, किसी भी पत्ती को, किसी भी प्लांट पार्ट को ये बूढ़ा नहीं होने देता, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, जब तक उसका टाइम है उसको रोकने का काम करता है। दूसरी चीज़, कई बार हमें फ्लावरिंग कराने के लिए कोल्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम वर्नेलाइजेशन बोल देते हैं। तो वर्नेलाइजेशन में कोल्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली अगर आपको कोल्ड ट्रीटमेंट देना है फ्लावरिंग के लिए तो वहाँ पे भी जिब्रेलिन एसिड जो है एज अ सब्सटीट्यूएंट फॉर द वर्नेलाइजेशन यूज़ किया जाता है। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट और वर्नेलाइजेशन फॉर फ्लावरिंग इन अ प्लांट, फ्लावरिंग के लिए आप क्या करते हो, इतना टेम्परेचर मेंटेन करवा लेते हो जिब्रेलिक एसिड से। उसके अलावा कॉनिफर्स जो होते हैं उनमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है फ्लावरिंग के लिए रियलिटी में, बट अगर आप उनको जिब्रेलिक एसिड दे दोगे तो वो जल्दी जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, जल्दी जल्दी फ्लावरिंग करेंगे और जल्दी जल्दी नए प्लांट ग्रो करवाएंगे। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली अर्ली मैच्योरिटी लेकर के आता है जिब्रेलिन कॉनिफर्स के अंदर। उसके अलावा क्या कर देता है, माल्ट फॉर्मेशन को स्पीड अप कर देता है। माल्टिंग की जो प्रोसेस होती है, शहद बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसको भी इंक्रीज कर देता है। एंड साइज एंड नंबर तो इंक्रीज करेगा ही। अब देखो, एक ही ग्रेप का एक गुच्छा आपने देखा होगा, अगर उसमें इंटरनोड नहीं होती बड़े वाली तो बहुत छोटे छोटे ग्रेप के क्लस्टर्स होते हैं हमारे पास और कम ग्रेप होते हैं, और दूसरी चीज़ छोटे साइज में ग्रेप होते, राइट। बट अगर जिब्रेलिक एसिड उसको दे दिया जाए तो उसकी इंटरनोड बढ़ गई है, और इंटरनोड बढ़ने की वजह से ग्रेप का नंबर भी बढ़ जाएगा और ग्रेप का साइज भी बढ़ जाएगा। सेम विद टोमेटो, टोमेटो के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। एक होता है बोल्टिंग इफेक्ट, जैसे कैबेज वगैरह होते हैं वो बहुत साइज में छोटे होते हैं ना, कैबेज जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। अगर आप उसमें इंटरनोड की ग्रोथ करा दोगे तो कैबेज वगैरह का साइज बढ़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं रोजेट प्लांट होते हैं ये, और इनकी बोल्टिंग से उनका यील्ड भी बढ़ जाता है। इसको बोल्टिंग इफेक्ट बोला जाता है। बीट और कैबेज के अंदर ऐसा होता है। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन बेसिकली सेम सिंपल सी चीज़ है, मॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करता है। मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है कि अगर आपने एक कैलस के अंदर, जिसमें अभी डिसाइड नहीं है कि रूट क्या, पहले रूट बनेगी या पहले शूट बनेगा, उसको आप कैलस बोल रहे हो, लेकिन अगर आपने उसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन डाल दिया, और डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या दी है। सपोज आपने ऑक्सिन ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, पहले रूट बन जाएगी, और सपोज आपने साइटोकाइनिन पहले दे दिया तो पहले शूट बन जाएगा। तो ये मॉर्फोजेनेसिस भी कराता है। ठीक, उसके अलावा क्योंकि नाम ही है, साइटो का मतलब सेल और काइनिन का मतलब डिवीजन, तो यहाँ पे सेल की डिवीजन होगी और सेल की एनलार्जमेंट होगी, जो कि ऑक्सिन भी करा रहा है और जो कि आपका जिब्रेलिन भी करा रहा है। सेम चीज जिब्रेलिन की तरह ये क्या करता है, सेनेसेंस को डिले कर देता है, बूढ़ा नहीं होने देता किसी भी प्लांट को, मतलब कि रोक के रखता है कुछ टाइम के लिए। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिचमोंड लैंग इफेक्ट। इसको आप क्या बोलते हो, रिचमोंड लैंग इफेक्ट बोलते हो। साइटोकाइनिन की वजह से फूड का ट्रांसलोकेशन इंक्रीज हो जाता है और सेनेसेंस को आप रोक सकते हो। उसके अलावा सेम चीज पार्थिनोकार्पी कराएंगे, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये आपका एपिकल डोमिनेंस को रोकता है और लेटरल बर्ड प्रमोशन, लेटरल डोमिनेंसी कॉज कराता है, यानी लेटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है। तो टी प्लांटेशन वगैरह के लिए सबसे अच्छा रहता है क्योंकि इससे आपका यील्ड बढ़ जाता है। तो सेम चीज़ है, प्रमोट कहाँ पे लिखा है, पार्थिनोकार्पी, और क्या करता है, काउंटर एक्शन ऑफ द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को रोकने का काम करता है क्योंकि लेटरल प्रमोट करता है, लेटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है।
एडवेंटेशियस सूट वगैरह ये सब भी बना देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड दोनों को एक साथ मिलाओगे और एप्पल जैसे फ्रूट पे डाल दोगे तो उसकी वजह से एप्पल का साइज एनलार्ज हो जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर के एज अ पोमेलिन केमिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं दोनों के दोनों मिलकर के, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जैसे कि नाम ही बता रहा है या हर चीज़ को रोकने का काम करेगा। पहली बात, ये सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा, सीड को बोलेगा कि भाई बाहर बहुत गंदी कंडीशन है, मत आ बाहर, तू अंदर ही रहे। तो उस कंडीशन में क्या करता है, बर्ड एंड सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करा देगा एंड इसीलिए इनहिबिशन कर देगा सीड जर्मिनेशन को, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा। दैट्स व्हाई इट इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड, उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। बिकॉज यू नो जिब्रेलिक एसिड का एक मेन काम था कि वो अल्फा माइलेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करके सीड को जर्मिनेट होने देता था, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया है। ये क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन करेगा। उसके अलावा सीड के डेवलपमेंट, अब अगर सीड जो है, सीड को बाहर की कंडीशंस में नहीं आने दिया, बाहर रोक दिया गया, तो वो अंदर बैठा बैठा क्या करेगा, अंदर बैठा हुआ वो अपने एम्ब्रियो को डेवलप करेगा, अंदर बैठा हुआ वो अपने सीड जो है उसको मैच्योर करने का काम करेगा। तो सीड की मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, सीड मैच्योर हो जाता है, सीड का साइज बढ़ जाता है, बट वो ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि बाहर की कंडीशंस अच्छी नहीं है। उसके अलावा ये स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोमेटा को क्लोज करा देता है ताकि बाहर गंदी कंडीशंस हैं, हार्श कंडीशंस हैं, तो ऐसे में ज़्यादा पानी लॉस ना हो, एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव करता है और स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। उसके अलावा ये पत्तियों को गिराने का काम करता है, इंड्यूस एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब फॉलिंग ऑफ, कि तुम गिर जाओ, तुम्हारा काम नहीं रहा, तुम गिर जाओ, है ना। इथाइलिन लार्जली इनहिबिटर होता है और कम अमाउंट में प्रमोटर की तरह बिहेव करता है। पहली बात देखो, मैंने कहा था कि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ रूट बनवाता है, लेकिन रूट की ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन कौन कराता है, इथाइलिन कराता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये सेनिसेंस कराएगा, किसी भी लीफ में पहले सेनिसेंस कराएगा, एजिंग कराएगा, वो बूढ़ी होने लग जाएगी और फिर एक टाइम के बाद वो गिर जाएगी, एब्सिशन हो जाएगा, वो वहां से फॉल ऑफ हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर हैं जिनमें बहुत सारे मेल फ्लावर हैं, बहुत सारे फीमेल फ्लावर हैं, लेकिन उस पर अगर आपने इथाइलिन डाल दिया तो इथाइलिन का मेन काम होता है कि वो फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है और मेल फ्लावर को हटा देता है। तो पूरे प्लांट में मेल फ्लावर हट जाएंगे और फीमेल फ्लावर क्या होंगे, आपके प्रमोट होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे नंबर में। इसी वजह से आपको प्लांट जो है थोड़ा थिन दिखाई देने लगेगा। तो ये थिनिंग किसके अंदर करा देता है, चेरी के अंदर, वॉलनट के अंदर, कॉटन के अंदर, इन सब के अंदर थिनिंग करा देता है, यानी फीमेल फ्लावर को इंड्यूस कर देता है और मेल फ्लावर को रोक देता है। फीमेल फ्लावर इन कुकुरबिट्स एंड कैनबिस सो यील्ड इंक्रीजेस ड्यू टू यील्ड इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरी इंक्रीज हो गई है। फीमेल फ्लावर इंक्रीज करोगे, फीमेल फ्लावर बढ़ाओगे तो आपकी ओवरी का नंबर बढ़ेगा, ओवरी का नंबर बढ़ेगा तो उसकी वजह से यील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। सीड बढ़ेंगे, सीड की वजह से यील्ड बढ़ेगा, तो इसीलिए ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो आपका यील्ड इंक्रीज होगा। इसके अलावा ये मैंगो जैसे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। मैंगो हो गया, मैंगो के अंदर फ्लावरिंग को इनिशिएट करेगा, और पाइनएप्पल हो गया, इनके अंदर ये सिंक्रोनाइजेशन करा देता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बीच में, यानी फ्लावर के बाद फ्रूटिंग भी होने लग जाती है पाइनएप्पल जैसे प्लांट के अंदर। उसके अलावा अगर आप इथाइलिन को यूज़ करोगे तो ये अनराइप जो ऑर्गन प्लांट होते हैं उनको क्या करा देता है, राइप करा देता है। जैसे बनाना, कच्चे बनाना लेकर के आओ, अगर एक बनाना भी पक गया तो वो सारे बनाना को क्या कर देगा, राइपन कर देगा। बट ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि इनमें रेस्पायरेशन को ये इंक्रीज कर देता है और जिसकी वजह से वो राइपन हो जाते हैं। इसको हम क्लाइमैक्टिक फ्रूट बोलते हैं, बट हर फ्रूट के अंदर ऐसा नहीं होता। ग्रेप्स वगैरह ले आओ, अगर एक ग्रेप्स खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसपास के सारे ग्रेप्स ज़्यादा पक जाएंगे। अगर आप स्ट्रॉबेरी देखो तो स्ट्रॉबेरी में भी एक स्ट्रॉबेरी के खराब हो जाने से सारी स्ट्रॉबेरी खराब नहीं होती हैं। नींबू को देखो, नींबू एक खराब हो जाए सारा खराब नहीं होता। तो देयर आर सम फ्रूट जिन पे इथाइलिन इफेक्ट नहीं करता है, उनको हम नॉन क्लाइमैक्टिक फ्रूट बोल देते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ फ्रूट जिनके ऊपर इथाइलिन काम करता है। इथाइलिन एक्ट एज अ वोलेटाइल सब्सटेंस और वो क्या करता है, अनराइप को भी राइप करने का काम करता है। तो केले पक जाते हैं, जो कच्चे होते हैं वो पके हुओं के साथ अगर आप रख दोगे तो सारे के सारे पक जाएंगे, राइप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा पूरा चार्ट था आपका प्लांट ग्रोथ का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी इशू हो तो मुझे बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगी। इसका लेक्चर नंबर 1 भी है, ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, 1 शॉट फॉर नीट जो बायोलॉजी की है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी एंड ऑल द बेस्ट।